बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम सबसे पहले जो है मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मेटालिक बॉन्ड की जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या आयोनिक और कोवेलेंट मॉडल जो है वो इनके अंदर बॉन्डिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट थेरीज़ प्रेजेंट की गई हैं उनको भी हम जो है वो वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सो आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड। सो इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच होल्ड्स द मेटल एटम्स टुगेदर इन अ क्रिस्टल। The bond which holds the metal atoms together in a crystal is called as metallic bond. ये तो मेटालिक बॉन्ड हो गया। अब मेटल आइटम्स एक क्रिस्टल के अंदर किस तरह से जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं, उसके लिए कोई ड्राइविंग फोर्स तो होनी चाहिए, कोई अट्रैक्शन तो होनी चाहिए। वो अट्रैक्शन कहाँ से आती है? वो अट्रैक्शन बेसिकली आती है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन से, जिनकी सराउंडिंग में जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब मेटल के जो आयन्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑपोजिट चार्जेस में हमेशा जो है वो अट्रैक्शन होती है। सो दैट इज़ बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स जो कि मेटल एटम्स को जो है वो टुगेदर जो है वो एक क्रिस्टल में रख रही है, बाउंड करके जो है वो रख रही है। ये हमने जो है वो देख लिया कि मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल्स की देख लें इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। इसमें हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आप इसे कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स भी कह सकते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो उनकी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो देख रहे हैं हार्डनेस है। मेटल्स आर बेसिकली हार्ड इन नेचर, हार्ड हैं। इसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मैलिएबल हैं, यानी कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। डक्टिलिटी भी शो करती हैं, लाइक दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करती हैं, और इसके अलावा जो है मेटालिक लस्टर भी शो करती हैं, यानी कि इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, और वो इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन हैं वो ये शो करती हैं। ये मेटल की तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या ये आयनिक और कोवेलेंट मॉडल ऑफ बॉन्डिंग के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो देखने के लिए हमें जो है इनकी डिटेल जो है वो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ये तो जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेटल्स के जो है ये फीचर्स हैं। अब इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे हार्डनेस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर मेटल्स में कंसिडर करें तो उसकी बेसिस पे हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट फिर जो है वो मेटालिक लस्टर, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसको हम जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हम कंसिडर करें तो उसकी मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें जो है वो आयनिक बॉन्डिंग का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मेटालिक लस्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो है जिनको बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है वो आयनिक बॉन्डिंग की मदद से किया जा सकता है। बट इनमें से कोई भी मॉडल आया वो आयनिक मॉडल है बॉन्डिंग का या फिर कोवेलेंट जो है वो मॉडल है बॉन्डिंग का, दोनों जो है वो मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग की नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। फिर हम जो है वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो है वो हम जो है वो देखेंगे कि आया जो है जब दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो फिट नहीं बैठ रही एक मेटल के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर हम एक नई जो है वो थ्योरी की तरफ जाएंगे। दैट्स वाई डिफरेंट थ्योरीज़ जो है वो प्रेजेंट की गई। लेकिन उन थ्योरीज़ की डिटेल में जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो है ज़रा इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जिसमें अभी आपने फर्स्ट पॉइंट जो है वो देखा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मेटल्स। तो इसमें जो है वो ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि हाई मेल्टिंग हार्डनेस और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसी जो है वो सब्सटेंस का होता है जिसके अंदर जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका मतलब ये है कि मेटल के एटम्स जो हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाई जाती हैं, इसलिए जो है दे आर हार्ड इन नेचर एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
इस चीज़ को जो है वो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बेसिस पर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों भला? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो दैट वुड द रिजल्टिंग बॉन्ड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड हार्डनेस एंड द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन दैट बेसिस। बट अब जहाँ तक जो है वो बात आ गई, मैंने अभी आपसे कहा कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को भी हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके प्लेन्स ऑफ मेटल एटम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड पास जो है वो कर सकते हैं। डक्टिलिटी जो है ये भी इसी चीज़ को जो है वो सजेस्ट कर रही है कि बॉन्ड तो एक्चुअली जो है वो इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग है लेकिन नॉन डायरेक्शनल है और नॉन रिजिड है, तभी जो है शीट्स में भी ये कन्वर्ट हो रहे हैं और इसके अलावा वायर्स में भी हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन सारे प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कौन सा मॉडल? मैं कोवेलेंट मॉडल ऑफ बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा? फिर हम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स आयनिक मॉडल ऑफ बॉन्डिंग की तरफ। अगर हम आयनिक मॉडल को लें तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि मेटालिक लस्टर यानी कि जो मेटल की सरफेस जो है वो शाइनी होती है। वो शाइनी क्यों होती है? क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट जो है वो पड़ती है तो वो फ़ौरन से जो है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है जी। तो ये जो है वो इसकी नेचर जो है वो किसकी बेसिस पे हमने एक्सप्लेन कर सकते हैं? आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। सो ये चूँकि जो है आपको पता है ये सारा फिनोमिनन जो है वो सरफेस फिनोमिनन, इसमें जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। सो इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय द आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्डिंग। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ये जो थर्मो आयनिक एमिशंस हैं ये भी सारे जो है वो हम ये मेटालिक लस्टर से बिलोंग करती हैं और इसको भी हम जो है वो आयनिक नेचर ऑफ जो है वो अगर हम कंसिडर करें मेटालिक बॉन्ड की तो उसकी मदद से जो है वो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हार्ड भी होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन जो है वो ब्रिटल भी होते हैं और नॉन मेलिएबल भी होते हैं, यानी कि दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। they are not ductile, they don't show the phenomena of ductility, यानी कि they can't be converted into wires. so अब उसकी बेसिस पे देखें तो मतलब बहुत से फिनोमिनन ऐसे हैं जो कि हम जो है वो आयनिक अगर जो है नेचर ऑफ मेटल्स को कंसिडर करें यानी कि आयनिक बॉन्डिंग इन मेटल्स को कंसिडर करें तो उसकी बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि हम जो है वो कोई एक दरमियान का रास्ता निकालें, यानी कि ना तो जो है वो आयनिक मॉडल जो है कम्प्लीटली जो है वो बॉन्डिंग इन मेटल्स को एक्सप्लेन कर पाता है, ना ही कोवेलेंट मॉडल जो है वो बॉन्डिंग इन मेटल्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाता है। सो दैट्स वाई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट थेरीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की गई इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल्स। तो इन थेरीज़ को अब हम वन बाय वन देखेंगे। उनमें से जो 3 प्रोमिनेंट थेरीज़ हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इसको हम डिटेल में देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द लास्ट वन इज़ बैंड थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरीज़ को हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी जो है वो कहा जाता है। ये पहली थ्योरी है जो कि मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट की गई थी। दिस थ्योरी वाज बेसिकली प्रपोज बाय ड्रूट और लॉरेंस, ये दोनों की जो है वो मुश्तरका काविश थी, इसलिए समटाइम्स इसको जो है वो ड्रूट लॉरेंस थ्योरी भी जो है वो कहा जाता है। सो इस थ्योरी में जो है वो बेसिकली क्या चीज़ थी, ये थ्योरी जो है वो हमें ये बता रही थी कि जो मेटल एटम्स हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपने तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट तमाम इलेक्ट्रॉन्स बल्कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, यानी कि उनके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे चाहे 1 है या 2 है या 3 है वो उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज आइंस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं और जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने लूज़ किए हुए हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इनकी सराउंडिंग में मौजूद हैं। तो बेसिकली जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स का पूल है, जैसे एक स्विमिंग पूल होता है, ठीक है जी, एक बहुत बड़ा सा तालाब है जिसके अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस जो हैं वो डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं।
ठीक है जी। तो इस तरह की जो है वो कुछ सिचुएशन है। ये किस थेरी ने हमें बताया, ये हमें इलेक्ट्रॉन गैस थेरी या इलेक्ट्रॉन पूल थेरी से जो है वो ये पता चला। अब आप लोगों को पता है कि आइंस जो मेटालिक आइंस हैं, ठीक है जी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो क्या करती हैं, वो मेटल्स को जो है वो अपने क्रिस्टल्स की फॉर्म में इंटैक्ट जो है वो रखती हैं। तभी जो है वो मेटल्स जो हैं वो हमारे पास एक लैटिस की फॉर्म में जो है वो आती हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप लोगों के अब जहन में आ रहा होगा कि ये फिर अगर जो है वो इस तरह से एक पूल बना हुआ है, आइंस हैं, तो फिर ये कैसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिस्टल्स जो हैं उनके अंदर डेफिनेट जो है वो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ्स होती हैं। तो क्या वो इनमें पाई जाती हैं? जी बिल्कुल पाई जाती हैं। और इन्होंने जो है इन आइंस ने एक स्पेसिफिक पोजीशंस जो हैं वो क्रिस्टल लेटर्स के अंदर ऑक्यूपाई की होती है। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी भी सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आपने देखा होगा। अब यहाँ पे एक और बात, अब ये तो मैंने आयंस की बात कर ली, अब हम ज़रा इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर लेते हैं। अब जो मेटल के एटम्स ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको लूज़ किया है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है, उन्होंने एक पूल बनाया हुआ है। अब वो जो एक एटम ने जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है ना वैलेंस शेल से, वो अब खाली उस पर्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो है वो ऑन द होल एक क्रिस्टल लेटस के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो उन सब की प्रॉपर्टी बन गया है। अब जो है मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब किसी इंडिविजुअल आइन या इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं रहे, बट ऑन द होल दे बिलोंग टू द होल क्रिस्टल। और वो वन पार्ट ऑफ द क्रिस्टल से टू द अनदर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल पर मूव करने के लिए फ्री हैं। अब अगर जो है हम इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जो है मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी फोर्स है जो कि मेटल कीटाइंस को जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनके साथ बाउंड करती है। वो फोर्स ही बेसिकली जो है वो मेटालिक बॉन्ड कहलाती है। अब यहाँ पे जो है ये इस थ्योरी की मदद से हम मेटल की बहुत सी फ़ीचर्स जो हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, जिसमें हम जो है वो मेटालिक लस्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस की हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ठीक है जी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह, और ठीक है जी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये सब को एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ये जो तीन जो मेन चीज़ें हैं जिसको ये डिस्कस करने में नाकाम रही थी, इसमें जो है वो पहली चीज़ है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, और उसके बाद सेकंड चीज़ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल्स की है वो डिक्रीज़ करती है। तो इसकी क्या वजह है, ये इस थ्योरी की मदद से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स। तो ये थ्योरी इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती थी। तो जाहिर सी बात है जो ड्रॉबैक्स इस थ्योरी में थे उनको जो है वो आप कह लें कि आंसर देने के लिए जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की। उनको आगे चल के हम ज़रा देखेंगे, ज़रा डायग्राम में जो है वो नोट कर लें कि ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के एटम्स जो एक क्रिस्टल लेटस के अंदर जो है वो अरेंज हुए थे, उन्होंने अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया है। अब आपको ये दूसरी डायग्राम जो नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसके अंदर जो है वो बैकग्राउंड में एक मैश सा नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का पूल है, और उसके अंदर आप देख रही हैं कि डेफिनेट पोजीशन के ऊपर जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस जो हैं वो मौजूद हैं। इसलिए जो है इनके स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल्स भी होंगे और बॉन्ड लेंथ्स भी होंगी और स्पेसिफिक शेप भी होगी। इज़ इट क्लियर? उसके बाद जी अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की जो है वो समझ आ गई है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जो है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें ये थ्योरी आप लोगों ने ऑलरेडी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो पढ़ी हुई है जर्नल केमिस्ट्री में,
वो उसी से जो है वो रिलेट कर रही है। लेकिन जो मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एल पॉलिंग ने जो है जो हमें ये बताया था कि बेसिकली मेटालिक बॉन्ड भी एक टाइप का जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। वैसे तो हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है बिटवीन टू एटम्स बनता है, जैसे दो हाइड्रोजन के हमारे पास एटम्स हैं, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट करी हूँ। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन एटम है जिसके मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये दोनों एटम्स जो है वो अपना ये इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, और आपके पास ये जो है कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को गौर करें तो ये इन दो हाइड्रोजन एटम्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ इन तक महदूद है, नॉन डायरेक्शनल है। ये मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जो है वो लाई कर रहा है, लोकलाइज्ड बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, यानी कि मज़ीद हाइड्रोजन एटम्स पे एक्सटेंड नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जो है वो पॉलिंग ने हमें क्या बताया है कि बेसिकली तो मेटालिक बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट दिस बॉन्ड इज़ नॉट लोकलाइज्ड, बल्कि क्या है, ये हाईली डीलोकलाइज्ड है। अब हाईली डीलोकलाइज्ड क्यों वो कॉन्सेप्ट दे रहा है, क्योंकि जो है आप लोगों ने भी लास्ट थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी देखी है उसमें हमने देखा है कि मेटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन्होंने वैलेंस शेल से जो वो लूज़ करते हैं, उन्होंने एक पूल बनाया होता है और उसकी मदद से जो है उसकी हम मेटल की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के काबिल हैं। सो उसी कॉन्सेप्ट को लेके वो आगे चला कि है तो बेसिकली ये बॉन्ड आयनिक कोवेलेंट इन नेचर, बट दिस बॉन्ड इज़ नॉट लोकलाइज्ड एज इन द केस ऑफ जर्नल कोवेलेंट बॉन्ड, बट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ डीलोकलाइज्ड इन नेचर, और ये पर्टिकुलरली किस में है, मेटल्स के अंदर है। सो गाइस ये तो था थोड़ा सा आप लोगों को मैंने स्टूडेंट्स टच कर दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। अब हम जो है वो नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल थ्योरी की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि है बैंड थ्योरी, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल्स। तो बैंड थ्योरी में जो है मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले जो है ये थ्योरी हमें ये किस पे बेस कर रही है, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर जो है वो बेस कर रही है। अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो याद है, MOT याद है, तो आप लोगों को याद होगा कि इसमें कंसेप्ट के मुताबिक होता है क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और उनके कम्बिनेशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने नंबर ऑफ जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह के होंगे। इनमें एक होंगे हमारे पास लोअर एनर्जी के, जो कि पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी के होंगे, और दे वुड बी नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे BMOs भी कहा जाता है। और दूसरी तरह के होंगे वो हाई इन एनर्जी के होंगे दैन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, और दे वुड बी नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम ABMOs भी जो है वो कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को जो है वो मेटल्स के ऊपर अप्लाई करने से पहले जो है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये हम जो है वो पहले मेटल्स में सबसे जो है हम थर्ड ग्रुप की जो है वो मेटल्स को हम थर्ड पीरियड के मेटल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मेटल जो डिस्कस करेंगे वो है सोडियम। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड जो है वो किस तरह का होता है, इसके लिए हमें देखने के लिए सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11, ठीक है जी। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हैं तो दैट वुड बी जस्ट लाइक कि 1s2 2s2 2p6 एंड 3s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है जी। अब 3s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3p यहाँ पे एम्प्टी है। अब जब बहुत से सोडियम एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ही जो है वो सोडियम मेटल का जो है वो एक आप कह लें कि एक लंप बनेगा ना, तभी उसकी एक जो है वो क्रिस्टल बनेगी ना। अब बहुत से जब सोडियम एटम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे तो हर एक के जो है वो वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और वैलेंस शेल इसका कौन सा है 3s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। अब अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को अपने माइंड में लेके आएँ तो उस थ्योरी के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये तमाम सोडियम एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो देयर वुड बी अ पूल ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस जो हैं वो सबमर्ज हुए होंगे एट स्पेसिफिक पोजीशन, दे वुड बी लाइंग एट द स्पेसिफिक पोजीशन।
तो इनके दरमियान में सॉर्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, बट दिस कोवेलेंट बॉन्ड वुड नॉट बी लोकलाइज्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, बट इट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ हाईली डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सो जब ये बन जाएगा तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, अब हम जो है आगे की बात को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से। लेकिन उस पर जाने से पहले जो है वो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि अगर जो है हमारे पास 2 सोडियम के एटम्स हों, ये इस डायग्राम में जो है वो ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसकी मदद से आपको दिखाती हूँ कि 3s जो है इसका वैलेंस शेल है किसका, सोडियम का, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर 2 सोडियम के एटम्स जो है वो कंबाइन कर रहे होंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो है वो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों बॉन्डिंग में आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग जो है वो इसमें अनफिल्ड रहेगा, यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अगर 3 होते तो 3 जो है वो कहाँ जाने थे। अब 3 जो है वो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो 3 ही जो है वो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है जी। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कम्बिनेशन के नतीजे में अब इनमें से एक बॉन्डिंग वाला होगा, लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग वाला होगा, ठीक है जी। और ये हाई एनर्जी वाला ये एंटी बॉन्डिंग होगा, और ये जो दरमियान वाला है ये नॉन बॉन्डिंग जो है वो होगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर 8 होते तो इसमें 4 जो है वो अब हमारे पास लोअर एनर्जी वाले और 4 हाई एनर्जी वाले जो है वो बन जाने थे। अब जो है जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट 4 में आने थे, क्योंकि हमेशा लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और फिर हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और अगर इसी तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ जो है वो सोडियम एटम्स होते तो फिर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने थे, और उनके इंटरेक्शन के नतीजे में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने थे। तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन होनी थी कि हमारे पास जो है हाफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल हो जाने थे और हाफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनफिल्ड रहने थे। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हाफ फिल्ड बैंड ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास आ जाना था, यानी कि हाफ जो है वो ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगे इस केस में और हाफ अनफिल्ड होंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये मैं आप लोगों को जो है वो सोडियम के केस में जो है वो समझाने की कोशिश कर रही थी। अब ये ज़रा अगले डायग्राम पे ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हों तो 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है जी। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स के कितने जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ऑफ कोर्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। सो अब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं जब कंबाइन करेंगे तो वो फिर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेंगे, ऑफ कोर्स दे वुड प्रोड्यूस द एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इसमें जो है वो क्या होगा, इस जब ये इनके कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास बहुत क्लोजली स्पेस जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, उनमें से हाफ जो है वो बॉन्डिंग वाले होंगे, ठीक है जी, और हाफ जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। और इनके जो है वजह से हमारे पास जो है वो क्रिस्टल में जो बैंड आएगा वो एक कंटिन्यूस जो है वो बैंड आएगा, जिसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि हाफ जो है वो बैंड फिल्ड होगा और हाफ अनफिल्ड होगा। अब जो है देखिए 1 मोल ऑफ जब सोडियम एटम्स आपने लिए हैं तो उसमें 1 मोल ऑफ आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, 1 मोल ऑफ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। अब उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी ऑफ कोर्स 1 मोल होंगे, ठीक है। तो फिर कितने जो हैं वो हाफ फिल्ड बैंड होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जाहिर सी बात है हाफ जो है वो उसमें से फिल हो जाएंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑर्बिटल्स जो है वो बैंड में हाफ फिल जो है वो रह जाएंगे, और इतने ही जो है वो फिल हो जाएंगे, इतने जो है वो हाफ फिल रह जाएंगे। समझ आ गई जी इसकी। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको हाफ फिल ही कह सकती हैं। या दूसरे जो मैंने एक बात की है कि इन अगर इसका एवोगाड्रोस नंबर का हाफ ले लें तो वो फुल फिल हो जाएंगे और बाकी अनफिल्ड रहेंगे, ये बात भी हम कर सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिर्फ हाफ फिल होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर जो है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर जो है इसने फुल फिल हो जाना था, अगर इतने नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते तो, ठीक है जी।
अब इसी तरह से जो है जो हमारे पास 3p एटॉमिक ऑर्बिटल है वो तो सोडियम में अनफिल्ड है, मतलब उसके अंदर कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो उनके इंटरेक्शन के नतीजे में भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास बैंड जो है वो आएगा, और जो बैंड आएगा, अब चूँकि p की जो है वो स्पेस में 3 ओरिएंटेशन होती है, उसमें px भी हमारे पास आ जाता है, py भी आ जाता है और pz भी आ जाता है। तो इसके हिसाब से जो है वो हमारे पास 3px 3py और 3pz तीन तरह की जो है वो स्पेस में इनकी ओरिएंटेशन आएंगी। सो हमारे पास अगर हम जो है वो इनमें देखें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ जो है वो मतलब ऑर्बिटल्स आते हैं, तो दे वुड बी 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स। और ये जो है जब इंटरेक्ट करेंगे जब 3s के साथ, दे वुड बी क्वाइट क्लोज इन एनर्जी, ये जो आपको डायग्राम में भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि 3s और 3p के बैंड जो हैं वो आपस में ओवरलैप जो है वो कर रहे हैं। सो अगर जो है वो हम इनके साथ इन 3p ऑर्बिटल्स के साथ जो है वो 1s वाले को भी कंसिडर कर लें, तो फिर हमारे पास टोटल जो है वो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻23 नंबर्स ऑफ जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, जिनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर हैं, यानी कि Na नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बट हमारे पास जो है वो एक्चुअली कितने हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर के। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी, होप सो ये जो है चूँकि बैंड दे आर क्वाइट क्लोज इन एनर्जी, सो ये आपस में जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक, सो ये तो मैंने जो है वो आपको डिस्कस कर लिया सोडियम के स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आप लोगों को ये भी पता है कि सोडियम जो है जो है इसके अंदर सोडियम एक मेटल है, और मेटल्स जो है वो आपको पता है जो मेटल्स की यूजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको जो है वो शो भी करती हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैं एक्सप्लेन आप लोगों को करती चलूँ कि जो एबिलिटी है सोडियम मेटल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, उसमें होता क्या है, हाई एनर्जी में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में, वो वन बैंड से जंप करके जो है वो दूसरे बैंड की तरफ मूव करते हैं। तो वो वन बैंड से दूसरे बैंड में मूव करने वाली चीज़ क्या है भला, उसमें ये होगा, आप देखें 3s जो है वो बैंड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फील्ड है, वहाँ से जंप करके कहाँ जा सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो रिमेनिंग अनफिल्ड बैंड है, जो मतलब हमारे पास 3s के ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, और 3p में भी जो है वो जा सकते हैं। अगर ये जो है ओवरलैपिंग ना भी होती तो फिर भी ये देखो, मतलब कब जो है वो पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जब एक से बैंड से जो है या एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जाए, ठीक है जी, तभी जो है वो पॉसिबल है ना। लेकिन अब अगर ये यहाँ पे तो बैंड्स की ओवरलैपिंग हो रही है, अगर 3s और 3p की ओवरलैपिंग ना हो रही होती तो फिर भी पॉसिबल होता है। क्यों भला, क्योंकि ये 3s का बैंड फुल फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है। हाफ यहाँ पे स्टिल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद है, जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से जंप करके हाई एनर्जी में जा सकते हैं। सो कंडक्शन इज़ क्वाइट पॉसिबल हेयर, दैट्स वाई सोडियम इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो है इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है। ये जो है वो मैं आपको दोबारा इस डायग्राम की मदद से जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी। में मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करने के बाद अब हम मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो कंपेयर करें, तो जो है चूँकि दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सोडियम के 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम के 3s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हम गौर करें तो जो इलेक्ट्रॉन पूल थेरी है या इलेक्ट्रॉन सी थेरी है, उसके मुताबिक जो है वो पूल में जो है वो मैग्नीशियम के पूल में सोडियम के पूल की निस्बत जो है वो डबल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है। सो उसके पूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे वुड बी ट्वाइस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम।
अब जो आयन्स हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का आया है उसमें जो अगर हम चार्ज देखें तो उसके ऊपर चार्ज भी +2 होगा, यानी कि मैग्नीशियम के आयन जो हैं वो दैट वुड बी हैविंग +2 चार्ज। ठीक है जी। अब जो है, अब चूँकि मैग्नीशियम के आयन के ऊपर +2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन्स के साथ इनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा और इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। तो अगर हम इसी जो है वो चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए सोचें तो फिर हमारे जहन में ये बात आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम की जो है वो जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो भी सोडियम की निस्बत स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक फैक्ट है कि बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है मैग्नीशियम का अगर हम न्यूक्लियस देखें तो इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जबकि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं। अब जो है वो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों में सेम है। मैग्नीशियम में भी जो है वो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, सोडियम में भी रिमेनिंग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि अब जो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस तो जो है वो उसी फोर्स के साथ जो है वो पुल कर रहा है, लेकिन अब चूँकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में ज़्यादा है तो मैग्नीशियम के जो न्यूक्लियस का पुल होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम का साइज़ भी जो है वो छोटा हो जाएगा, जबकि सोडियम का साइज़ जो है वो इसके मुकाबले में बड़ा होगा, क्योंकि सोडियम के जो है वो न्यूक्लियस में जस्ट 11 जो है वो प्रोटॉन्स हैं। तो ये तो हमने कुछ डिस्कस कर लिया कंपैरिजन करके मैग्नीशियम और सोडियम के न्यूक्लियाई को। अब जो है जो मैं बात कर रही थी कि प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में सोडियम की निस्बत ज़्यादा है, जबकि चार्जेस जो हैं वो मैग्नीशियम के आयन के ऊपर +2 हैं और सोडियम के ऊपर +1 है। सो जो ओवरऑल जो है वो मैग्नीशियम के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। अब उसकी वजह से जो है एक तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी जो है वो मैग्नीशियम में ज़्यादा हो जाएगी और सोडियम में कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने अभी आपके साथ ज़िक्र किया है मैग्नीशियम और सोडियम के साइज़ का, तो ये भी जो है वो फ़र्क आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये तो कुछ जनरल सी बातें हमने जो है वो डिस्कस कर ली, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी को भी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया और साथ में जो है वो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ज़रा थोड़ा बैंड थ्योरी को भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम जो है वो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की जो है वो सोडियम से बिल्कुल मिलती जुलती ही है। इसके भी 3s और 3p जो हैं वो वैलेंस जो है वो शेल्स हैं और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है। अगर अब हम यहाँ पे ज़रा गौर करें, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ मैग्नीशियम एटम्स हों तो ऑफ़ कोर्स उनके n नंबर ऑफ़ जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है जी। अब 3s और 3p जो है मैग्नीशियम का, उनके दरमियान एनर्जी जो है वो डिफरेंस ना होने के बराबर है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि 3s और 3p जो है वो इसके वेरी क्लोज इन एनर्जी हैं, इतने क्लोज हैं कि बेसिकली इन दोनों की जो है वो आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। सो अब मैग्नीशियम जो है, अगर हम इसका बैंड देखें 3s तो 3s इसका फुल फील्ड है, इसमें कोई भी एम्प्टी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि विद इन 3s जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो सके। अब यहाँ पे जो है अगर इस बेसिस पे अगर हम देखें तो फिर तो मैग्नीशियम को जो है वो एक इंसुलेटर होना चाहिए, इट शुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, बट बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ 3s विद 3p ये जो है क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ईज़िली 3s से जो है वो 3p में प्रमोट हो सकते हैं और इस तरह से जो है वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉसिबल है जब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जो है ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन फ्रॉम 3s टू 3p पॉसिबल नहीं थी, तो फिर मैग्नीशियम ने एज एन इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करना था। ये हमने कुछ डिस्कस कर लिया कि अगर जो है वो मैग्नीशियम में जो है ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड बैंड विद फील्ड 3s बैंड की एम्प्टी 3p बैंड के साथ। अब यहीं पे हम जो है वो थोड़ा सा कंडक्शन बैंड और जो है वो कंडक्टर्स
और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को भी आपस में जो है वो कंपेयर कर लेंगे। ये एक डायग्राम ज़रा देखिएगा, ये इसमें जो है वो थर्ड पीरियड के जो है एलिमेंट्स जिनमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम शामिल हैं, इनके जो है वो बैंड्स को जो है वो कंपेयर किया गया। 1s और 2s के दरमियान में एनर्जी गैप है और 2s के बाद 2p में भी एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। 2p के बाद 3s में भी एनर्जी गैप है, लेकिन अगर आप जो है वो मेन फोकस जो हमारा है आज 3s और 3p उस पर गौर करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो एनर्जी गैप ना होने के बराबर है। बेसिकली जो है वो 3s और 3p जो है वो बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूस सेट ऑफ जो है वो ऑर्बिटल्स जो है वो आ रहा है। और अगर जो है हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बाद नेक्स्ट जो है वो इसी पीरियड में एलिमेंट्स की तरफ जाएं तो दे कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दैट। और जो है अब चूँकि ये अगर जो है कम्प्लीटली फिल्ड भी बैंड हो जाएंगे तो यहाँ पे स्टिल जो है वो कंडक्शन जो है वो पॉसिबल होगी। सो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कंपैरिजन करके सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को। इसके बाद हम जो है वो ज़रा थोड़ा सा कंडक्टर्स को देख लेते हैं। जो बैंड थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि मेटल क्रिस्टल्स जो होती हैं उनके अंदर या तो पार्शली फिल्ड बैंड हो और या फिर जो है वो एक फील्ड बैंड हो जो कि एक एम्प्टी बैंड के साथ जो है वो ओवरलैप कर रहा हो। तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस बैंड से जो है वो जंप करके जो है वो यहाँ पार्शली फील्ड बैंड में चले जाते हैं, या फिर जो है वो अगर जो है फील्ड बैंड के साथ कोई एम्प्टी बैंड है तो उसमें जो है वो चले जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंडक्शन जो है वो पॉसिबल होती है। अब जो है यहाँ पे एक जो है वो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताई थी, जो जिसको इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है या थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो है वो कम होती है। सो इस चीज़ का जो है वो रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर जो है वो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इनटू द कंडक्शन बैंड वो इंटरप्ट हो जाता है, उसमें जो है वो रुकावट आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जब यूनिफॉर्म नहीं रहता तो फिर ऑफ कोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा पास नहीं करेगी और तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब मेटल्स का हमें पता है कि वो हीट भी कंडक्ट करती हैं। जब वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं तो फिर क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट करते हैं, ठीक है जी, तो वो जो है कंडक्शन बैंड में प्रमोट हो जाते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, जब वो हीट जो है रिलीज़ करेगी, तो फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स जो है वो जो हाई एनर्जी लेवल से जो है वो लो एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे तो हीट को रिलीज़ कर देंगे। और इसी तरह से हमें ये भी पता है कि मेटल्स जो हैं उनकी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, शाइनी सर्फेसिस होती हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस ऑफ मेटल्स पे जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके नतीजे में जो है वो कंडक्शन बैंड में जो है वो चले जाते हैं। और जब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो विजिबल लाइट जो है उसके फोटोन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें मेटल्स की सरफेस जो है वो शाइनी अपीयर होती है। अब इसके साथ ही ये तो हमने कुछ कंडक्टर्स को जो है वो डिस्कस कर लिया। अब कंडक्टर्स के बाद हम जो है वो इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर्स जो हैं जिनमें हमारे पास डायमंड और फॉस्फोरस वगैरह जो है वो शामिल हैं। आपको हमें पता है कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उनमें जो है फील्ड और एम्प्टी बैंड के दरमियान में जो है वो एनर्जी गैप इतना लार्ज होता है कि उसे जो है वो ओवरकम करना मुश्किल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड तक जो है वो पहुंच सकें। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम सेमीकंडक्टर्स को देखें तो सेमीकंडक्टर जिसमें सिलिकॉन इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम वगैरह, इन सब में क्या होता है कि फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड जो है उसके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। एनर्जी गैप तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब जो है सेमीकंडक्टर्स क्या हैं कि अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करेंगे तो ये दे आर नॉट दे वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट
अगर जो है वो हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये होगा कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन जाएंगी। क्यों भला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस स्मॉल एनर्जी गैप को जो कि फील्ड और एम्प्टी बैंड के दरम्यान में मौजूद है उसको ओवरकम कर सकें और जो है वो एक बैंड से दूसरे बैंड में जाके कंडक्शन बैंड को कंटिन्यू कर सकें। सो ये डायग्राम पे जो है ज़रा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले ये इंसुलेटर की डायग्राम शो की है जहाँ पे फील्ड और एम्प्टी बैंड के दरमियान में लार्ज एनर्जी गैप है। ये फॉरबिडन जोन है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर इतनी सफिशेंट एनर्जी होगी तो तभी वो क्रॉस करके एम्प्टी बैंड में जा सकेंगे और कंडक्शन पॉसिबल कर सकेंगे। सो इस केस में जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सेमीकंडक्टर्स में अगर हम देखें तो ये फॉरबिडन जोन जो है वो उसमें स्मॉल एनर्जी गैप है। तो अगर हम जो है रूम टेम्परेचर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहेंगे या कंडक्शन करवाना चाहेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर पे जो है कंडक्शन करवाना चाहेंगे तो ये पॉसिबल बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजीली फील्ड बैंड से जो है वो एम्प्टी बैंड में चले जाएंगे और इस तरह से जो है वो कंडक्शन बैंड जो है वो अराइज हो जाएगा। सो ये जो है आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं। हम ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर में जो है हमें जैसे कि पता है कि यहाँ तो जो है वो पार्शली फील्ड बैंड होगा, ठीक है जी, एक पार्शली फील्ड बैंड होगा और यहाँ फिर जो है वो ओवरलैपिंग बैंड्स होंगे। जैसे पार्शली फील्ड बैंड में अगर हम जो है वो देखें तो सोडियम में 3s जो है वो क्योंकि वो हाफ फील्ड है, ठीक है जी, उसके अंदर भी कंडक्शन पॉसिबल है लेकिन उसके साथ चूँकि 3p ओवरलैप कर रहा है तो वहाँ पे भी कंडक्शन पॉसिबल है। सो ये दोनों केसेस जो है वो हो सकते हैं। ओवरलैपिंग बैंड्स में हम मैग्नीशियम की जो है वो एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेमीकंडक्टर में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कंपैरिजन देख लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर का। यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फॉरबिडन जोन में लार्ज एनर्जी गैप है, सो दैट्स वाई कंडक्शन जो है वो इतनी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है एट इवन नाइदर एट रूम टेम्परेचर नॉर एट हाई टेम्परेचर। जी, इसके साथ ही जो है वो आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को जो है वो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आ गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है माइंड में तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।